विद्यार्थीगण, जैसा कि ज्ञात है कि आपके सामने भविष्य की एक बेहतर अवसर उपलब्ध है। इस अवसर को कैसे अपने अनुकूल बना लें, ये अवसर को इस प्रकार से हम प्रयोग करें कि जीवन में हमारा भविष्य हमारा जो है बेहतर हो, हमारी मुट्ठी में हो। और उसके लिए आपके सामने एक सुनियोजित, अनुशासित तरीके से अध्ययन करना है। स्टेट का आपके सामने वैकेंसी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही प्रक्रिया आगे चलकर आपको पीजीटी और टीजीटी के शिक्षक बनने के लिए आपको योग्य बनाएगा। तो ये वो पहला स्टेप है जिसके माध्यम से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपके सामने है सोशल साइंस, जो टीजीटी वाले विद्यार्थी उनके लिए 4000 एमसीक्यू का एक बैच है। उसमें क्वेश्चन के माध्यम से वो टॉपिक, वो विषय, वो अध्याय, वो कंटेंट को इस कदर बेहतर तरीके से हल किया जाएगा कि वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि समय कम है, इस समय में थ्योरी को साथ लेकर एमसीक्यू को साथ चलना थोड़ी सी वह जो है और अस्पष्टता को स्पष्ट करेगा, या आपके उस सुनियोजित तौर तरीके, ये टेस्ट मैच खेलने का समय नहीं है, ये वनडे और आज का ज़माना T20 का है। तो उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। आगे हमें इसमें और देखना है तो पॉलिटिकल साइंस, जो कि पीजीटी वाले विद्यार्थी के लिए है, तो उनके लिए 1000 क्वेश्चन। अब उस 100 क्वेश्चन जो आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को जहां 2025 के पूर्व 2024, 23 और अन्य जो पूर्व में एग्जाम हुआ, उसका पूरा मैंने अध्ययन करके विश्लेषण करके निकाला कि प्रश्न की प्रकृति क्या होती है। और उसी प्रकृति के आधार पर देखिए भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से 23 से 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना, पूर्व के अनुभव के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा पर 20 से 22, लोक प्रशासन से 14 से 15, तुलनात्मक राजनीति से 12 से 13, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जिसे थिंकर का बयान 10, भारतीय राजनीतिक विचारक 9, और विविध प्रकार के 3 प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। तो प्रश्न की प्रकृति को आधार बनाकर जैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी पॉलिटिकल साइंस के आपकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे उसे हम इस प्रकार से अध्ययन करें कि वो हमारी सफलता, हमारी पहचान बन जाए। कहीं ये अफसोस न रहे काश, वो काश को समाप्त कर देना है। और पूर्व का अनुभव आपको याद कीजिए, पिछला बार जो है 2025 में मैंने 500 क्वेश्चन लिया था, वो कितना कारगर हुआ। वो अपने मित्र, अपने सहयोगी जो उत्तीर्ण हुए हैं, वो 111-12 नंबर तक बड़े आसानी से लाए हैं। तो अगर तो क्वेश्चन की संख्या दुगना, जाहिर सी बात है सफलता जो है 3 गुना होने की संभावना है। तो आइए जुड़ें। और ध्यान रखना है कि बैच की शुरुआत कब से है, तो बैच की शुरुआत आपके सामने रखा गया है बस 17 तारीख से। 17 तारीख से बैच की शुरुआत है। फिर देखिए मात्र जो है सोशल साइंस के लिए 499 रुपया, और पॉलिटिकल साइंस के लिए जहां 1000 क्वेश्चन है 599 रुपया। चूँकि पीजीटी का है, थोड़ा सा प्रश्न का स्तर इसमें हाई होता है, प्रश्न का स्तर एमए से जुड़ा होता है, ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें तमाम तथ्यों को टॉपिक बाय टॉपिक उनके विचार, चाहे वो साम्यवाद का विचार हो। अब देखिए एक शब्द क्या होता है, साम्यवाद होती है, फिर नव साम्यवाद होता है, गिल्ड साम्यवाद होता है। इसके अलावा जो है आपका इंग्लैंड के क्षेत्र का यदि हम देखें तो फेबियन समाजवाद होता है। अब एक ही समाजवाद में फेबियन समाजवाद क्या है, गिल्ड समाजवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, और भारतीय क्षेत्र में समाजवाद क्या है, वो 4 उसी समाजवाद से जुड़ा होता है। एक तो सामान्य अवस्था में आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का समाजवाद कहता है कि समाजवाद वो है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के आधार पर वितरण किया जाए। तो समझना होगा कि गिल्ड समाजवाद क्या है, समझना होगा कि फेबियन समाजवाद क्या है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ यदि आप 2025 में देखें तो इस विचारक के थॉट से कई गुना अधिक जो है उस शब्दों की व्याख्या पर प्रश्न था। उदारवाद क्या है, न उदारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, और उसके विद्वानों ने क्या दिया। जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या है, डायसी का विधि का सिद्धांत क्या है, उसके अलावा हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौता के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या लिखा, तो गार्नर ने विकासवादी
के सिद्धांत पर, तो हेगेल ने दैवीय सिद्धांत के बारे में क्या लिखा, ओपेन हाइमर का क्या विचार है, तो मॉन्टेस्क्यू का रक्त संबंध के संबंध में क्या विचार है। तो अलग अलग लोगों ने उस पर अपनी अलग अलग राय रखा है। इन विचारकों के अलावा देखिए कुछ शीत युद्ध से जुड़ा हुआ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान, ओपेक, एपेक के अलावा जो है सार्क, G20, G7, ब्रिक्स, इन संगठनों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने रहता है। कुछ संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने, और मैंने उसको पूरी तरह से निकाल कर रखा है कि किस प्रकार से प्रश्न आपका देखिए क्या है। यहाँ तक कि लोक प्रशासन, जिसके जनक अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है, तो मोस्का का सिद्धांत इसके बारे में क्या कहता है। पेरेटो का सिद्धांत, मैंने पेरेटो का सिद्धांत देखिए सरकार की अभी जो रणनीति है वो क्या है। पेरेटो कहता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो अभिजन तंत्र होते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये शेर और लोमड़ी दो प्रकार की विचारधारा को रखते हैं, जहां शेर के माध्यम से वो भय और दहशत अर्थात लाठी चार्ज के माध्यम से भय और दहशत पैदा करना चाहते हैं। तो लेकिन उनकी वास्तविक विचारधारा क्या होती है, वो वास्तविक होती है लोमड़ी की तरह। लोमड़ी क्या, लोमड़ी धूर्तता का प्रचायक होता है। तो जो अभिजन तंत्र होता है वो लोमड़ी की तरह धूर्त होता है। किस प्रकार से वो वर्गलाया जा सके, किस प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा जा सके। लेकिन याद रखना है यहाँ पर अब्राहम लिंकन का वो वक्तव्य कि कुछ व्यक्ति को कुछ समय के लिए, सभी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, लेकिन सभी व्यक्ति को हर एक समय के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ अब्राहम लिंकन की वो पंक्ति, हमारे देश में लोकतंत्र है। अब देखो टॉकविले क्या कहता है, लोकतंत्र बहुमत का अत्याचार है। यदि हम टॉकविले की बात करें तो लोकतंत्र बहुमत का अत्याचार है, उसने इस प्रकार का विचार रखा है। कितनी सटीकता के साथ। लावेल साहब जो अमेरिका क्या कहते हैं कि लोकतंत्र के वह है जहां हम स्वयं को उत्पीड़क होने के लिए हमने चुन दिया सरकार, अब 5 वर्ष तक उसके यातना को, उसकी प्रताड़ना को हम झेलने के लिए अभिशप्त हैं। तो क्योंकि मैंने स्वयं सरकार को चुना है। तो जहां लोकतंत्र की पक्ष की बातें भी हैं तो लोकतंत्र के विपक्ष की बातें हैं। जहां आप अरस्तू के बारे में पढ़ते हैं, अरस्तू के बारे में आप पढ़ते हैं कि अरस्तू कहता है कि लोकतंत्र सबसे घटिया शासन प्रणाली होता है। तो उनके गुरु प्लेटो भी कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो 5 प्रकार की शासन प्रणाली में जहां पहला सबसे अच्छा है तो चौथा माने ये सेकेंड लास्ट सबसे घटिया शासन प्रणाली के रूप में है। जबकि वर्तमान समय में लोकतंत्र को सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह है जिसमें सभी जनता का भाग है, इसमें सभी जनता का भाग है। तो ये भी विचार आपके सामने आता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इस पर जो अलग अलग विचार रखा है, वो तमाम विचार से यदि आप चाहते हैं अवगत होना, उस विचारक के विचारों के तथ्य भाव के बारे में जानना। जैसे कभी लिखता है हॉब्स कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक मुझे और एक भय, एक मुझे और हर समय भय है। विद्यार्थी के सामने भय है ना, पता नहीं वैकेंसी देगा कि नहीं देगा, 2 साल से इसी भय में वो व्यतीत कर रहे हैं। कब वैकेंसी आएगा, क्या सिलेबस में परिवर्तन कर देगा। अब हम पढ़ रहे हैं MCQ, तो हमको अब लिखना है सब्जेक्टिव रिटेन की तरह। तो हर समय भय, यही लोमड़ी का गुण होता है जो पेरेटो की ये वक्तव्य कहते हैं। लोकतंत्र के बारे में मोस्का क्या कहता है, कहता है कि चाहे वो कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो, कोई देश कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो, लेकिन शासन तो अंततः कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित होता है। भले वो परिभाषा हो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, भले रूसो जो है जन आकांक्षा, जन लोकप्रियता की बात करते हों, लेकिन व्यवहारिक तो यही है। शासन कुछ लोगों के हाथों में होता है। पार्टी भले बदल जाए, लेकिन जो अभिजन तंत्र होते हैं उनकी नेचर में बदलाव जो लोक प्रशासन का मुख्य आधार होता है। क्योंकि शासन की बागडोर तो आप पता है कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई को तो हम लोग चुनते हैं, अस्थाई तो चयनित होकर के वो पहुंचते हैं। इसलिए एक IS का वक्तव्य था, I am selected, you are elected। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा था।
आई एम सेलेक्टेड, यू आर इलेक्टेड, क्योंकि शासन तो वाकई में अब कहीं न कहीं वो शासन जो है जहाँ उनको राष्ट्र हित में जनहित पर काम करना था होता है, लेकिन वो शेर और लोमड़ी की तरह धूर्तता पर उतर आते हैं। उसमें जहाँ पदानुक्रमण तो व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वो राष्ट्रीय हित जनहित को भूल चुके होते हैं। तो लोक प्रशासन से जुड़ा, क्योंकि अब देखिए ध्यान रखना है कि पीजीटी का जो आपका वैकेंसी आनी है बीपीएससी टीआरई 4 और आपका जो स्टेट का है, दोनों की बेसिक अंतर क्या होता है। तो पीजीटी को थॉट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपको उसकी विचारक का विचार, आखिरकार मैंने बताया उसने लिखा कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, तो वो क्या परिस्थिति थी, ऐसा विचार लिखना पड़ा। अब देखो तीनों जो है हॉब्स, लॉक, रूसो, आप याद कीजिए अपने एकेडमिक जीवन में, तो क्लास में जब इसके बारे में पढ़ते होंगे, जहाँ हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात किया। अब तीनों की प्राकृतिक अवस्था क्या है, अलग अलग विचारधारा से है, अलग अलग विचारधारा से जुड़ा होता है। अब हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा होता है, चारों ओर भय का वातावरण है, जीवन पर संकट उत्पन्न है, तो हर समय भय की बात करता है और उस भय पर नियंत्रण के लिए कठोर शासन की, तब लोकतंत्र की शुरुआत हुई नहीं थी, तो वो कठोर शासक चाहता था। चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया जा चुका था, अव्यवस्था की स्थिति थी, तो उसे पूरे समाज में अव्यवस्था। लेकिन उसी का 20 वर्ष के बाद अब जब जॉन लॉक का साथ आया, तो जॉन लॉक देखता है कि भाई वहाँ सर्वत्र शांति है, तब वो चाहता है कि नहीं, जब सर्व शांति है तो हमारी संपत्ति, हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, राज हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। अब जहाँ लिखता है हॉब्स कि बिना तलवार के संविधान नहीं, अर्थात लोग भय से ही अनुशासन में रह सकते हैं। लॉक का कहना है सरकार हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, तो ये अहस्तक्षेप की नीति पर चलते हैं, उदारवादी हो गए। रूसो जो है थोड़ा और आगे का काल बढ़ गया, 1780-89 की बात आ गई, फ्रांस की क्रांति की दौर का है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो कहते हैं सबकी इच्छा के आधार पर, जन इच्छा, लोकप्रिय इच्छा के आधार पर शासन चले। तो एक ही प्रकार के विचार के विचारक ने अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विचार को सामने रखा। तो किसी भी राइटर का, किसी भी विद्वान का नजरिया में क्या परिवर्तन आता है। जहाँ रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह बंधनों से जकड़ा हुआ था, वो फ्रांस का था, मध्यम वर्ग का था, मध्यम वर्ग के पास संपत्ति थी, मध्यम वर्ग के पास बौद्धिकता था, ज्ञान था, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं थी, नीति निर्माण में योगदान नहीं था। तो चाहता था नीति निर्माण में राजा हमें योगदान दे, तो हमें जन आकांक्षा पर नियम बने, तो उन्होंने उस प्रकार का विचार दिया। अब देखो एक ही विचार जो है, जहाँ लॉक कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी कर्मठता से, मैंने अपनी एबिलिटी, एफिशिएंसी से धन अर्जित किया, तो उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। अब रूसो लिखता है कि समाज में कोई पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेरा होगा और कहा ये मेरा है, और फिर अज्ञानता के बस समाज ने उसे मान्यता दिया, अज्ञानता के बस समाज ने, और इस प्रकार से और संपत्ति की बात आए और संपत्ति बढ़ता गया। इसलिए लिखता है कि जैसे जैसे सभ्यता और विज्ञान कला का विकास हुआ, मनुष्य भ्रष्ट होता गया। जैसे जैसे कला और विज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य भ्रष्ट होता गया। अब इसने इस प्रकार का विचार को रखा है। तो उस वक्त की परिस्थितियां कहीं न कहीं समाज को प्रभावित, हमारी विचारधारा को प्रभावित करता है। तो पॉलिटी वैसे ही व्यवस्था का है, ठीक है। अब समाज वैज्ञानिक समाजवाद की बात कह दिए, जो है सो कार्ल मार्क्स की सार्वजनिक संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का, क्योंकि तब औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, बड़े तीव्र गति से उद्योगों का विकास हो रहा था, और उद्योग के क्षेत्र में एक जगह हजारों की संख्या में मजदूर रह रहे थे। तब लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा नहीं थी, अधिक से अधिक लाभांश की प्राप्ति की आकांक्षा थी। उसी को देखो प्रेमचंद लिखते हैं, गरीब के घर, गरीब के बाल बच्चा मत करना गर्व, जिस दिन दाल भात उसी दिन पर्व। अर्थात जो मेहनत कसे उसे फाके की जिंदगी है, और जिसने रिस्क उठाया वो सारा व्यवस्था को अपना रहा होता है।
तो उस वक्त की परिस्थितियाँ औद्योगिकरण की परिस्थितियाँ आ चुकी थी, जहाँ एक जगह हजारों की संख्या में मजदूर है, उनकी जीवन व्यथा बड़ा कमज़ोर अवस्था में है। तब उन्होंने उस पर दिया कि प्रकृति जो संसाधन दिया उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होनी चाहिए। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, क्रांति के साथ साथ कल्याणकारी, तब वहाँ देखो आ गया जो है सो फेबियन समाजवाद, कि क्रम कानून के द्वारा, नीति के द्वारा, नैतिकता के माध्यम से क्रमिक रूप से धीरे 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 करके हम जो है सो आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करें। तो गिल्ड समाजवाद आ गया कि पूरे उद्योग को अलग अलग इकाई में बांटकर श्रमिक को उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए। भारत में चलिए राम मनोहर लोहिया का समाजवाद है कि सभी प्रकार की असमानता, चाहे वो रंग के आधार पर हो या संपत्ति के आधार पर हो, सभी प्रकार की असमानता को समाप्त करना ही समाजवाद है। तो अलग अलग लोगों ने उस वक्त की परिस्थितियां के आधार पर, अब मार्गेंथ्यू का जो है क्या है, यथार्थवाद है, अर्थात विदेश नीति पर। तो उनका स्पष्ट मानना है कि व्यक्ति और राष्ट्र जो है सदैव स्वार्थी होता है, वो केवल अपनी हित पर ही नीति का निर्माण करता है, चाहे वो राष्ट्र हित का नीति हो या स्वहित का नीति हो। तो उन्होंने यथार्थवाद का सिद्धांत को सामने रखा। डेविड ईस्टन जो है उन्होंने व्यवहारवाद के क्षेत्र में 8 प्रकार की व्यवस्था को दिया कि हमें नियमितता से लेकर के एकीकरण तक की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। तो अब औद्योगिक विकास हो या काल पदानुक्रमण हो, तो मेओ साहब कहते हैं कि काम की दशा जो है केवल वेतन पर निर्भर नहीं करता है कि उसको अच्छा वेतन और अच्छी सुविधा दे दें तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। उत्पादकता के हैथॉर्न प्रयोग उसे बोलते हैं। उत्पादकता के लिए जरूरी है कि उसकी मानवीय दशा, उसकी भावनात्मक ऊर्जा को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अलग अलग विद्वान जो विचार रखते हैं उनकी विचारधारा से आपको परिचित, प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चन को सामने रख करके उनकी विचारधारा से आपको अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार से अवगत कराना है ताकि आप उस विषय के इतने प्रकांड विद्वान तो नहीं बनाया जा सकता है 1000 क्वेश्चन को पढ़ा करके हम आपको प्रकांड विद्वान बना देंगे, ये तो संभव है नहीं। लेकिन उसको इतनी मजबूत पकड़ बनाई जा सकती है कि आप क्रिकेट के मैच की तरह जो है T20 की तरह उस पर छक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तकनीक भले आपका उतना बेहतर ना हो। एक बार याद कीजिए तो आपको शायद कभी उस जमाने में जब इतना तेज गति से खेला नहीं जाता तो भारत का श्रीकांत जो है उस जमाने के सबसे तेज गति से खेलने वाले खिलाड़ी थे। इमरान खान का टीम पाकिस्तान और वसीम अकरम जैसे गेंदबाज पर भी बड़े आसानी से, जहां वसीम अकरम ने पूछा था कैसे इसको रोका जाए, इमरान खान कहा कि इसके लिए कोई नियम काम नहीं करता है, किसी का गेंद कहीं से मार सकता है, गेंद फेंक दो या तो चौका जाएगा या बोल्ड हो चुका होगा वो। तो जहाँ तो ऐसे खिलाड़ी भी एक चमक बनाते हैं। तो आपके सामने ये ध्यान रखना है कि उस प्रश्न, जो प्रश्न हमारे सामने आए उसको कैसे हम अपनी सीमा के अंदर ले आएं। तो उस सीमा के अंदर तभी लाएंगे जब उसका कंसेप्ट होगा, और कंसेप्ट जो है यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से 1000 क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन की अवधारणा जैसे जैसे क्वेश्चन का यहाँ दिया गया उसी रेशियो में आपके सामने क्वेश्चन को रखा जाएगा। इसमें देखिए ये भारत के संविधान का, यूँ तो पिछला बार हम तो 2025 में देखें भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से तकरीबन 35 क्वेश्चन दे दिया था। लेकिन चूंकि ये यहाँ जो आपके सामने विवरण दिया गया है, ये विवरण दिया गया है पिछले 3-4 वर्षों का निकाल करके उसके प्रश्नों का पूरी तरह से अवलोकन विश्लेषण करते हुए यहाँ उसको निकाला गया, और इसी बेसिक आधार पर आपके सामने उसको रखा जाएगा ताकि बेहतर तरीके से आप हल कर सकें। लेकिन उसके लिए तो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि पहले शिक्षक को जानें। आखिरकार इस भीड़ में कौन अच्छा बताते हैं, सच्चाई को जानना सदैव समस्या रहा। आखिरकार आप महाभारत में वो कहानी सुने ना भाई कि अश्वत्थामा हतो, तो द्रोणाचार्य तक ये जब सूचना पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया तो इस सूचना सही है या कि नहीं, तब वो युधिष्ठिर के पास चलो भाई, क्योंकि बाकी जो है भ्रम का जाल ऐसा हो चुका है, ऐसे भ्रम जाल में है
कि जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो योग्यता है वो प्रदर्शित होती नहीं है। अब कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो तथ्य से जानकारी किसके पास है, कौन शिक्षक की वाकई में इतनी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा विवेकानंद जब जाते थे कि हमको भगवान से दर्शन, तो गुरु के पास, गुरु कहते हम करा देंगे, तो पूछते थे क्या आपने भगवान का दर्शन किया है, तो नहीं। जब आप खुद नहीं किए तो आप हमको कैसे कराएंगे। तो जिस गुरु के पास स्वयं डेप्थ का ज्ञान नहीं हो, जिसको वस्तु विषय वस्तु की पकड़ नहीं हो, अछिछला ज्ञान पर वो आपके सामने, तो ये परीक्षण करना आपका काम है। आप अच्छी तरह से परीक्षण करें। बीते हुए दिनों में मैंने जो है आपका स्टेट का जो 2025 का क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन किया हूँ, अभी अधूरा ही है, आगे उसको और पूरा करेंगे। तो उसको आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न को बताने का तरीका क्या है। और कई वीडियो, विशेषकर आप सुबह 9 बजे जो है मेरा लाइव क्लास रहता है, जिसमें थ्योरी को मैं यूट्यूब पर विश्लेषण करता हूं, तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो विषयगत वस्तु है उसको किस प्रकार से विश्लेषण, किस प्रकार से वर्णन, किस प्रकार से तार्किक रूप से आपके सामने रखा जाता है। वहाँ थिंकरों के कई बयान आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो पहले आप परीक्षण कर लें। गुरु को चयन करने के पहले ये देखें कि वाकई में वो गुरु की क्षमता उनमें है या नहीं है। लिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि जब मैं विद्यार्थी था तो पढ़ाता था, जब मैं गुरु बना, शिक्षक बना तो पढ़ता हूँ, क्योंकि गुरु तभी बेहतर बन सकता है जब उसे लगातार अध्ययनरत रहना पड़ता हो। जब वो स्वयं उसके बारे में अध्ययन करता हो, शिक्षा कहीं समाप्त नहीं होती, कब्र में पाँव लटका हो, तब तक जो है सो किताबों की दुनिया खत्म नहीं होगी। तो आप अच्छी तरह से जांच लें, परख लें, ताकि ये अफसोस न रहे। ये बाजार के यूट्यूब के ज़माने में आपके पास चयन की सुविधा है, सिलेक्शन की आपके पास सुविधा है। आप पहले उसे देखें, और देखने के लिए मेरा अभी 12-15 वीडियो तो इधर करेंट का जो है, जो थिंकरों के बयान और उसके विचारों पर मैं आपके सामने, लगभग हर वीडियो 40 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे देखें। मैंने 2025 के क्वेश्चन का काफ़ी विस्तार से एक्सप्लेनेशन बीते क्लास का 45 क्वेश्चन का किया हूँ, आगे और उसका करूँगा। तो उसको पहले आप देखें, और देखने के बाद पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ आप यहाँ जुड़ें। मामूली इतना देखिए फ़ी कम रखा गया है। अब यदि इस फ़ी को आप देखें तो क्या पाएंगे, 599 600 रुपया में 1000 क्वेश्चन, अर्थात हर एक क्वेश्चन पर आपका कितना पड़ता है, लगभग 60 पैसा। और यदि एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन आया तो आप टॉपिक बाय टॉपिक चुनेंगे तो क्या पड़ेगा आपको, सोचिए। और ये गारंटी है अनुभव के साथ। पिछला बार का आप देखें 500 को वहाँ पर क्वेश्चन को बतलाया गया था, 500 क्वेश्चन में मैंने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि 25 क्वेश्चन तो टैली करेगा। इसके अलावा इसके आधार पर यदि आप पढ़ेंगे तो 75 क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और वो पूर्णतः सत्य था। उस क्वेश्चन को भी आप ले करके देख सकते हैं, अपने मित्रों से, सहयोगियों से पूछ सकते हैं। यहाँ तो 1000 क्वेश्चन है। तो फी इतना कम है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। आखिरकार जो पढ़ा रहा है तो भूखे तो नहीं पढ़ाएगा। ये जो आपका सिस्टम है, जो हाथ से मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, तो इसके में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, तो उस पर भी तो खर्च आएगी। तो कहीं न कहीं खर्च के लिए, लेकिन बस नो प्रॉफिट नो लॉस इकोनॉमिक्स में जहाँ होती है, यू आकार की बनती है, जहाँ औसत लागत और औसत आय की रेखा आपस में मिल जाती है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट की तरह सिर्फ लागत व्यय, जो हमारा खर्च है, 2 वक्त की भोजन चाय का व्यवस्था हो जाए, लंच करके आपके पास आएँ ताकि बोला जा सके, इतनी मिनिमम फी रखी गई है। और जब आप फी देते हैं तो क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैंने ये खरीदा है, मैंने ये दिया है। मुफ्त का जो चीज़ होता है, कभी सार्थकता, मुफ्त जो है वो आप में आपकी वैचारिक रूप से आपको पतन की ओर रास्ते पर ले जाता है। इसलिए कभी भी मुफ्त में प्राप्त करने का प्रयास नहीं करें, वो कभी भी
उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जाएगा, इसलिए थोड़ी सी ही सही रकम, अब मामूली रकम रखी गई है दोनों के लिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मात्र 499 रुपया, 4000। यहाँ तो 1 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ रहा होता है। तो इस प्रकार से आप जो है बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यदि अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह व एस के कश्यप से जुड़ करके अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वो तमाम तथ्य को, संप्रभुता क्या है, तो बोंदा का उसके जनक हैं। तो संप्रभुता में भी कई प्रकार का सिद्धांत होता, अद्वैतवादी सिद्धांत है, तो बहुलवादी कहते हैं संप्रभुता होनी नहीं चाहिए, तो बहुलवाद क्या है। अब देखो आपके जो जॉन रॉल्स की सिद्धांत क्या कहता है, उसका जो अब उसमें एक शब्द लिखा है अज्ञानता का पर्दा, एक शब्द लिखा है अज्ञानता का पर्दा। विद्या, ये समझिए कि अज्ञानता का पर्दा है क्या। तो वो कहता है कि वो समाज अज्ञानता का पर्दा हटा करके हम उस व्यवस्था को संभाल सकते हैं, सामाजिक न्याय की व्यवस्था। अब J.S. मिल का क्या है, स्वयंबद्ध और परबद्ध। तो स्वयंबद्ध क्या है, परबद्ध क्या है, ये जानेंगे तब तो। सकारात्मक स्वतंत्रता किसको कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता या नकारात्मक सकारात्मक समानता किसको कहते हैं, तो ये सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तथ्यों के बारे में, विद्वानों के विचारों के बारे में आप एक समान रूप से ये जान पाए होंगे कि वाकई में इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जो मैंने बतलाया। तो यदि हम जुड़ें तो लाभ होगा। आज एक क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जुड़ करके तमाम तथ्यों को जब पढ़ेंगे क्रमिक रूप से तो लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।